कॉन्ट्रैक्ट बेस वो एडेड स्कूल था, मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ पे हो चुका था। और फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब किया शिक्षा बंधु, और उसी बीच हमने एक संस्था भी बनाई। संस्था बनाई तो वो भी एक क्रिएटिविटी थी, और आप लोगों के आशीर्वाद से माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मुख उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 2005 में हम राजजात की झांकी को लेकर के उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करके राजपथ पे गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, कलाम साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आवाज पे जाने का मौका मिला। और ये मेरा सौभाग्य है कि हम बहुत छोटे से परिवार के लोग हैं, और वहां पे सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है, हमारे नेगी सर बहुत इस तरह से जानते होंगे। आम व्यक्ति को कई बार कई दौर की जो परिस्थिति होती है उसे गुजरना पड़ता है, लेकिन हम वहाँ पहुंचे और प्रधानमंत्री जी के घर का जो खाना है, जो मिठाई है, आज भी लगभग मेरी आंखों में, मेरे मन मस्तिष्क में विस्तृत करती है। 100-150 प्रकार की मिठाइयाँ वहाँ पे, और ऐसा खाना आज तक हमने खाया भी नहीं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा अवसर मिलते नहीं है। राष्ट्रपति जी के घर पे, प्रधानमंत्री जी के घर पे, प्रणब मुखर्जी के घर पे हम गए। 2 बार में मौका मिला। 2005 में हम नंदा देवी राजजात की झांकी को लेकर गए, 2006 में हम फूलों की घाटी को लेकर के गए। इस बीच 2003 में लोकसभा आयोग से फिर मेरा 2002 तक मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब किया। फिर मेरा एलटी में सिलेक्शन हो गया, मैं कुमाऊं चला गया। 2 साल जहाँ पे मैडम शकुंतला जी हमारे बीच में है, वहाँ पे मैंने जॉब की 2 साल एलटी में, और संस्था भी रन कर रहे थे। और 2003 में उत्तराखंड लोकसेवा आयोग से कुछ वांट्स निकली, पद निकले प्रवक्ता के, और ऊपर वाले की कृपा रही कि मेरा उसमें भी सिलेक्शन हुआ। 2005 में एज ए लेक्चरर मेरा सिलेक्शन हुआ, और आज मैं वर्तमान में प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। जिंदगी आगे यूं ही बढ़ रही थी, लक्ष्य कुछ विशेष नहीं था, मानव सेवा का भाव तो सिर्फ अपने आसपास के लोगों की सेवा, या जो भी हमारे लोग थे वही भाव मन में था। 2009 में एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। मैं स्कूल से आया, मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि भाई साहब एक बिजनेस आर का है, आप अगर उसको करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने कहा है मैं तो ऑलरेडी लेक्चर हूँ, संस्था भी मेरे पास है, बिजनेस में नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा बिजनेस क्या है उसको पता नहीं था, उसको नाम मालूम नहीं था क्या है कैसा है। और अब मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी है कि मैं कोई भी चीज को अगर ये देखने का प्रयास करता हूं कि इसमें है क्या और क्या चीज हमें इससे प्राप्त हो सकती है। तो मैं जहाँ पे शॉप था हमारा पिकअप सेंटर, वहां पे मैं पहुंचा तो मैंने कहा क्या है आपका बिजनेस। मैं आरसीएम का नाम नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि भाई साहब इसमें किट मिलती है, और 3 पैंट 3 कमीज मिलती है। हमारे नेगी सर, हमारे थपलिया जी जो पहले के लोग हैं सब जानते हैं। तो वो किट मैंने कहा चलो कपड़ा ले लेंगे, बाकी बिजनेस का तो मुझे नहीं था अंदाजा क्या है, उनको भी तो इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे नेगी सर कहते थे कि सिर्फ उन्होंने ये बताया कि ऐसा है। तो मैंने किट ली और किट सिलवा दी। किट सिलवाई तो मैंने जो कपड़ा पहना मुझे बढ़िया लगा, कपड़ा बढ़िया लगा तो मैंने कहा कपड़ा तो मुझे चाहिए था वैसे भी, और ये ठीक है, कपड़ा बढ़िया सिलसिला था, मतलब सिला हमने तो बढ़िया था। हमारे वहाँ पे गांव का जीपी टेलर था, तो मैंने उसको दिया। मैंने कहा 2 पैंट 2 कमीज तो इसमें तैयार कर। कपड़ा मैंने पहना, और उसके बाद जो हमारे कुछ अपलाइन थे उमेश सर जी, उन्होंने कहा कि आप जरा 2-4 लोगों से बात कर दो। और था हमारे थोड़ा सा सोशल पहचान भी थी, जान पहचान भी थी। मैंने 2-4 लोगों से बात शुरू कर दी। नवंबर महीने की बात है। नवंबर महीने में जैसे बातचीत शुरू की तो किट उन लोगों को भी थी, इन्फ्लुएंस का प्रभाव किया। और दिसंबर 2 और 3 तारीख को तब जो है नेगी सर अगले महीने चेक आता था, आपको सबको मालूम जो पूरा लीडर है। और मेरे खाते में लगभग 420 रुपये आया, 420 रुपया दिसंबर में। और इस 420 रुपये ने दूसरा है जी, यहाँ पीछे 420 रुपया मेरे खाते में आया। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इस बिजनेस के प्रति मेरा लगाव होने लगा। और थोड़ा सा ये भी था कि कुछ हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, ईगो भी हमारा बढ़ जाता है कि मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या करूँगा, क्या बात करूँगा। थोड़ा ईगो मेरे अंदर था। मैंने कहा यार कहाँ लोगों से बात करनी है, लोग ना बोले थे। 3-4 दिनों में देखा जो मेरे खास अपने लोग थे वो भी क्या होने लगे थे।
थोड़े से कट जैसे होने लगे थे, यार क्या पड़ गया, तो कहाँ पड़ गया, संस्था भी चला रहा और हमारा कोचिंग सेंटर भी था, लेक्चरर भी था, तो ये क्रिकेट के बीच में कहाँ आ गया। कुछ लोगों ने ऐसी बातें भी की, लेकिन संयोग बस मुझे भीलवाड़ा जाने का मौका मिला। और भीलवाड़ा जब मैं गया तो मेरा जो माइंड था वो पूरा डाइवर्ट हो गया। वहां पे मैंने देखा कि एक क्लास ऑफिसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, और मध्य प्रदेश से तो कुछ लाल बत्तीधारी भी वहां पे आए थे। और छाड़ो जी को मैंने देखा तो फिर मेरा मन मस्तिष्क पूरा घूम गया। मैंने कहा केवल हम लोग एक छोटी सी नौकरी के लिए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और लोग मानव सेवा की बात कर रहे हैं, लोग मानव कल्याण की बात कर रहे हैं, लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहां से फिर जब मैं लौटा तो मैं बहुत मजबूत होकर के लौटा। उसके बाद न मैं रुका, न मैं थका, न मैं टूटा, न मैं बिखरा। लोगों ने मुझे कहा कि आरसीएम वाले मास्टर आ गए। यस, कहा कहते आप खुद कहते होंगे। मैंने गाड़ी बाइक के आगे आरसीएम लिख दिया इतने मोटे अक्षरों से। लोग गुरुजी नमस्कार बोलते जी आरसीएम, मैंने कहा जी आरसीएम, क्योंकि मैं समझ चुका था। मैंने कहा ये लोगों की नीति है, ये लोगों की नियति है, लोग बोलते हैं, कोई भी नया काम होगा लोग बोलेंगे। बैंकर से जब जो है शुरू में अपने बैंकों को खोले थे तो घर घर में जाकर के कहने लगे कि हमारा पैसा, आप अपना पैसा कहाँ रखो, बैंक में। लोगों ने कहा बेवकूफ, पागल, भागो घर से, घर का पैसा बैंक में, क्या पता तुम्हारा भाग जाओगे। लोगों ने प्रतिक्रिया दी। आज से 40 साल पहले इस एंड्रॉइड फोन जो हमारे थपलाल जी बहुत शानदार तरीके से सबका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। सुबह उठ रहे तो बीबी बच्चे कहाँ है वो बाद में, लेकिन फोन कहाँ है उसको पहले देख रहे हैं। बीबी बच्चे कहाँ है वो होता है। कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं कि पहले नजर किस पे जा रही है फोन पे जा रही है कि कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, लेकिन 40 साल पहले जिन्होंने ये बात कही कि एंड्रॉइड फोन आ रहा है और जो है अमेरिका फोटो में बात होगी, वीडियो से बात होगी, लोगों ने कहा पागल हो गया है, ऐसा हो नहीं सकता है। चिट्ठी पत्री का जमाना था, पोस्टमैन को लोग देखते थे कि पोस्टमैन आ गया है, कहीं मेरे घर परिवार की चिट्ठी तो नहीं हुई आज। क्या मेरी बात सही है? देखते थे माताएं जो है टपक टपक करके ठीक घाट से जब लौटती थी तो पोस्टमैन की इंतजारी करती थी, वो रास्ता है पोस्टमैन का, कहीं खुशखबरी। क्योंकि डेढ़ तो मैंने पता नहीं चलता था कि मेरे पति या मेरे भाई या मेरे पिता कहाँ है, क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। लेकिन उस टाइम पे जिसने सोच रखी कि नहीं, एक समय आएगा कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जब बात होगी तो फोन का प्रयोग किया जाएगा, ऊपर से नीचे मंजिल में अगर बात होगी तो फोन का प्रयोग किया। लेकिन उस टाइम पे लोगों ने कहा कि वो पागल है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो भी हुआ सा, वो भी हुआ। तो कहने का मतलब लाइट घरों में आई। मुझे याद है 1988 में हमारे गांव में लाइट आ रही थी, तो हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग थे कि ये कह रहे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि यार ये उजाला क्यों, तुम जो है ये आग तुम घर में क्यों बिछा रहे हो, इसे घर चल जाएगा, क्योंकि जानकारी नहीं थी। स्टार्टिंग में जब जानकारियां नहीं होती हैं तो लोग उनकी गलती नहीं होती है, ज्ञान की कमी होती है। बहुत सारी चीजें हुई। राइटर बंदों ने कहा कि हम हवाई जहाज बनाएंगे, लोहे को हवा में उड़ाएंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, दो भाई पागल थे, मंजिल से कूद मारी गुब्बारा बात करके कि उड़ेंगे, उड़े तो नहीं, लेकिन नाक टूटी, पांव टूटा। कई ऐसी गतिविधियां की कि लोहे को हवा में उड़ाना है, हवा में उड़ाना है। सब लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा कि दो पागल हो चुके हैं, दो बच्चे ये कह रहे कि लोहे को हवा में उड़ाना है, लेकिन उनका संकल्प था और आज लोहा हवा में उड़ता है। लोगों ने पहले कहा साहब, आपको भी कहेंगे, मुझे भी कहा, सबको कहेंगे, क्योंकि अच्छाई है, अच्छाई पे लोग कहते हैं। दूध वाला घर पे आता है, डाउट होता है कि कहीं तूने पानी तू नहीं मिलाया है, होता है डाउट। लेकिन शराब को लोग पानी के साथ मिला करके पीते हैं, अच्छाई है। दूध का हिसाब महीने में होता है और कभी कहते कि 5-10 रुपए कम हो गए तो अगले महीने देंगे, लेकिन शराब के लिए नगद पैसे लेकर के जाना पड़ता है। अच्छाई है, देर में समझ में आती है। तो मैं भी आगे बढ़ता गया। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने दिक्कत की। घर परिवार में भी परिवार वाले कहने लगे कि पैसों की कमी कहाँ होगी, अच्छी खासी नौकरी, क्योंकि एक बेरोजगार अगर करे तो कहेंगे कि, लेकिन मैंने कहा
तो मैं तो भाई इसका हो गया हूँ, आरसीएम का हो गया हूँ, तुम कुछ भी कहो, अब तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कई बातें, कई हमारे स्टाफ में भी लोगों ने कहने लगा, अरे नहीं मत करो देवराज जी, क्यों कर रहे थे? मैं कहना मैं करूँगा, मैं आरसीएम में पिकअप सेंटर, तो कुलसारी पिकअप सेंटर होता था, और स्कूल से मैंने एक बैग रखा रहता था वहाँ पे, पैदल रास्ता था हमारे स्कूल में, और बैग सामान पूरा भरना उसको और थाली बाजार में बेच देना, बाजार में बेच देना, ओपन बेच देना। वहां पे 4-5 लोग देते थे, गुरुजी क्या करो, ये क्या बेच रहे वॉशिंग पाउडर? मैंने कहा एक बात बताओ, मुझे इस वॉशिंग पाउडर बेचने में दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या की दिक्कत? यार मैं साबुन को बेच रहा हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या की दिक्कत? मैंने आपको तो कोई, मैंने आपसे राय तो नहीं लिया, मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मेरा परिश्रम है, तो मेरे को क्यों टोक रहे हो? वो चुपचाप खसक जाते थे, खसक जाते मेरे साथ, फिर फेस नहीं करते थे। तो 2010 लास्ट, यानी कि फिर वही नवंबर की ज्वाइनिंग, और नवंबर में मेरे पास रॉयल्टी का जैसे मुकाम आ गया, रॉयल्टी का जैसे मुकाम आया। कोई बात नहीं, चेयर थोड़ा सा वो है वीक, कुछ दूसरी चेयर भूल जी, आगे आ जाओ जी। ना वो चेयर वो पूजा जी भी गिरी थी वहाँ पे, ये देखी थी अगले बार, ये थोड़ा सा चेयर है, थोड़ा दूसरी चेयर कोई नहीं लिया। और फिर क्या हो गया कि 2011 नवंबर में कंपनी के साथ थोड़ा सा मिसहैपनिंग होगी, कंपनी को कुछ षड्यंत्र का शिकार बनना पड़ा। 2011 में आरसीएम के सॉफ्टवेयर में ताला लग गया, और जो लोग जो हैं कभी आरसीएम की बात नहीं करते थे, उन्होंने फोन कर दिया कि आरसीएम बंद हो गया है, अखबार को पढ़ो। जय आरसीएम बोला उन्होंने उस दिन, जिस दिन आरसीएम बंद हुआ उस दिन उन्होंने जय आरसीएम बोला। अब मैंने नहीं देखा, अखबार नहीं देखा, तो मैं उस दिन भी संडे वगैरह था, मैं फील्ड में था, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है। भगवान सीता की बहुत बार परीक्षा ली गई, भगवान राम को बन जाना पड़ा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत भी होगी। और मैं फिर भी उसके बाद मैं मीटिंगों में आरसीएम बंद, लोग कह रहे गुरुजी आरसीएम बंद हो गया, तुम करो। अरे मैंने कौन कह रहा आरसीएम बंद हुआ है? कंपनी थोड़ा सा जो है इन्वेस्टिगेशन में है, उसके बावजूद भी 1, 2, 3 महीने तक हम लगातार क्या की, क्योंकि हम समझ चुके थे कि क्या ये कोई फ्रॉड है, कंपनी के साथ कोई फ्रॉड कर दिया किसी ने। नहीं रुके, थोड़ा सा कुछ टाइम, फिर होता है प्रोडक्ट की थोड़ी दिक्कत होगी, फिर थोड़ा सा हमने रुका मीन्स क्योंकि प्रोडक्ट नहीं मिले तो हम काम नहीं कर पाए। उसके बाद आगे हम बढ़े, 2013, 14, 15 हम नहीं काम नहीं कर पाए, और 2016 में तब तो मैं रॉयल्टी पे पहुंचा, और मैंने अपनी वाइफ की आईडी इस पे लगाई 2016 में, और मात्र 8 महीने में फिर रॉयल्टी प्राप्त कर दी, मात्र 8 महीने। उसे लेकिन सर मुझे है ये, और फिर आगे बढ़ते कि फिर नोटबंदी हुआ, थोड़ा सा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ। फिर 2019 कहता है कि कोई बुरा वक्त कभी कभी अच्छे वक्त के लिए भी आता है, हमेशा दुर्भाग्य के लिए नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। वो कहानी थी कि एक बार एक राजा अपने मंत्री को कहता कि तू मेरे साथ चल, कहीं जंगल में कुछ इस प्रकार का कार्य हो रहा था, और जंगल में कुछ आदिवासी लोग थे, वो कुछ हवन कर रहे थे। तो मंत्री ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, और हो सकता है मंत्री ने कुछ सोचा होगा। और जैसे ही राजा उस गांव में, उस जंगल में पहुंचता है शिकार के लिए, और तब तक जो आदिवासी लोग थे वो मनुष्य की तलाश में थे, और ऐसा मनुष्य चाहिए था कि जिसके शरीर में कोई खंडन न हो, और वो उसकी बलि करना चाह रहे थे। तो उन्होंने उसको पकड़ा और चल, वो तो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे, उनको कोई पता नहीं था कौन राजा कौन रंग है, और गए, और जैसे ही जो है उन्होंने उसके शरीर को मतलब मीन्स हथियार तैयार किए, और हथियार तैयार करके उसकी गले को तुरंत जैसे ही काटने वाले थे, तब तक देखा कि उसका एक अंगूठा ही, उन्होंने रुको, इसका जो है अंगूठा नहीं है, ये तो बलि के लायक, ये खंडित है ये, और काटा तो वापस जा। और वापस जब वो राजमहल में आया तो उसने मंत्री को धन्यवाद दिया, मंत्री मैं तो बलि से रुक गया, अगर तू मेरे साथ होता, क्योंकि तेरा कोई भी अंग क्या नहीं खंडित, तेरी बलि हो जाती। तो कहने का मतलब कभी कभी जो दुर्भाग्य होता है वो अच्छे भाग्य के लिए आता है, हमें दुर्भाग्य को हमेशा कोसना नहीं चाहिए, दुर्भाग्य कभी कभी अच्छे भाग्य के लिए आता है। तो यानी कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब कंपनी बनी तो गाइडलाइन बनी, कानून बन गया, आज कानून बन गया है, इंडस्ट्री बनने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, अभी भी अगर जो लोग चेतनी हैं वो अपने आप को जगा लें, जो अभी भी सुप्त अवस्था में है वो अपने आप को जागृत कर लें कि एमएलएम सबसे ज्यादा रोजगार का साधन बनने वाला है पूरे विश्व में और भारत में। आप रिपोर्ट देखिएगा, कोरोना के बाद
जो मैं बात कर रहा था, हम लोग जूम पे आने लगे। जूम पे सुबह शाम मीटिंग हमारे लेगी सर, समझ हमारे तबला जी, कटे जी, हमारे प्रदीप जी, सारे अंजना जी, सारे लोग, साधना जी, सब लोग मीटिंग में आते, सुबह शाम मीटिंग में आते, और जानकारी पड़ती गई। और आज ये है इतना जबरदस्त आश्रम का प्रभाव चल रहा है, इतनी जबरदस्त धारा आश्रम में आ चुकी है। इसका प्रमाण हमारे आदरणीय और मेरी बहुत ही ज्यादा प्रेरणा स्रोत है, जिनके पास सब कुछ है, समाज की सेवा भी है, पैसा भी है, मान भी है, सम्मान भी है, और उन्होंने कर दिखाया है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। और वो हौसले हमारे एमएस नेगी जी ने दिखाए। मात्र 8 महीने में, 6 से 8 महीने में टेक्निकल का जैसा मुकाम क्वालिफाई कर लिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन जी, तालियां बजती रहिए। आपने जो है, और मेरी अपलाइन में से पूछती है कि बताइए कैसे करके, कैसे इतना बड़ा अचीवमेंट आया। मैंने कहा सर, उनके पास अपनी अलग से फेस वैल्यू है, उनके पास अलग सा कमिटमेंट है, और उनकी फैमिली आरचमई है, फैमिली आरचमई है। और जहाँ पे परिवार आरचम में शामिल हो जाता है, वहाँ पे तरक्की डबल स्पीड से आगे बढ़नी शुरू हो जाती है, डबल स्पीड से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसी क्रम में एक बार हमारे एमएस नेगी जी और दीदी जी, आशा जी, आप भी मंच पर आकर के और हम आपको दे तो क्या सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है पूरी टीम से कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे एमएस नेगी जी यहाँ पे पहुंचेंगे, और दीदी जी भी मंच पर यहाँ पे